राम राम दोस्तों, दिस इज कैलाश शर्मा and once again you are most welcome on online platform of Kalp Career Institute, and today we are going to discussing a really very important topic, colloid and solution, which is really very important from the view of our REIT exam. आपको इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, 100% देखने को मिलेगा। कोलॉइड और विलियन ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता है, और जिस हिसाब से अभी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से हमें कुछ इनके बारे में बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। हम ज़्यादा कोई डेप्थ में नहीं घुसने वाले, हम ज़्यादा केमिस्ट्री को ओपन नहीं करने वाले, हम यहाँ कोई वैज्ञानिक बनाने का काम नहीं करने वाले, बट हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेंगे जो एग्जाम्स में पूछते आ रहे हैं, पीछे भी पूछते आ रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की प्रॉपर संभावना है, और जिस तरह का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो हमें ये जानकारी होनी ही चाहिए। आप सभी इन जानकारियों से परिचित हैं, बट मेरा काम ये है कि आप लोगों को उसके बारे में ढंग से बता देना, थोड़ी बहुत उसके बारे में जो क्वेश्चन रिलेटेड चीजें हैं वो बता देना, एक्सप्लेन कर देना, ताकि आप लोग उनको ढंग से कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, ईश्वर का नाम लेके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कोलॉइड के बारे में। किसके बारे में? कोलॉइड के बारे में। कोलॉइड का क्या जुगाड़ है दोस्तों? सबसे पहले ग्राहम नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का? ग्राहम नाम का वैज्ञानिक। इसने पदार्थों को दो भागों में बांटा, पदार्थों को दो भागों में बांटा। एक तो किसको? कोलॉइड में। एक तो किस में बांटा? कोलॉइड में। और एक किस में बांटा? क्रिस्टेलॉइड में। एक किस में बांटा? क्रिस्टेलॉइड के अंदर। ठीक है, किसने बांटा? ग्राहम ने बांटा। इसने कहा ये दो अवस्थाएं होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि जैसे कि हम NaCl की बात करें, NaCl का अगर आप वाटर के साथ सॉल्यूशन देखो, अगर आप ये देखो, अगर NaCl वाटर है, अनिल के साथ, NaCl के साथ, नमक के साथ, तो वो क्रिस्टलोइड है। और NaCl के साथ अगर बेंजीन है, यानी NaCl को अगर बेंजीन में डाला है तो वो क्या हो गई? वो अपनी कोलॉइड हो गई। तो प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब पदार्थ तो नहीं हो सकते। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आई। क्या आई? जैसे कि अगर साबुन है, क्या है? साबुन। साबुन अगर H2O के साथ मिक्स है तो वो कोलॉइड है, और अगर साबुन किस में मिक्स है? एल्कोहल में। किस में? एल्कोहल में। तो वो क्या बन गई? कोलॉइड, क्रिस्टलोइड बन गई। क्या बन गई? क्रिस्टलोइड बन गई। इसका मतलब ढंग से डिफ्रेंशिएट किया नहीं गया था। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि सल्फर को अगर आप एल्कोहल के साथ देखोगे, किसके साथ है? एल्कोहल के साथ, तो ये क्या है? ये सॉरी, हाँ, सल्फर का वाटर के साथ जो है वो तो क्या है? कोलॉइड। और सल्फर का अगर एल्कोहल के साथ है, किसके साथ है? एल्कोहल के साथ है, तो ये क्या है? क्रिस्टलोइड है। क्या है? क्रिस्टलोइड है। तो कुछ इस तरह की चीजें थी जहां प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। इसका मतलब इन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? इन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता। तो ये कहा गया वास्तव में कोलॉइड पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की क्या है? एक अवस्था है, ना कि पदार्थ का प्रकार है। पदार्थ की एक अवस्था है। और कैसी अवस्था है? कि तीन अपने मेजरली देखते हैं। एक तो विलियन हो गया अपना, एक क्या हो गया? कोलॉइड हो गया, और दूसरा क्या हो? तीसरा क्या हो गया अपना? निलंबन हो गया। क्या हो गया? निलंबन हो गया। बेसिकली ये कहा गया कि विलियन जो है, विलियन में पार्टिकल्स का साइज, जो विलय है उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। यहाँ मिलेगा आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, और निलंबन में आपको क्या मिलेगा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस तरह की बातें की गई। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि कोलॉइड जो है वो इस तरह के होते हैं, ग्राम ने कहा था ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये ग्राम ने कही थी कि जंतु कोशिका से, यानी जंतु झिल्ली से, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जंतुओं की झिल्ली, उसको क्रॉस कर सकते हैं कोलॉइड, लेकिन क्रिस्टलोइड क्रॉस है नहीं कर सकते। उसके हिसाब से दो अलग अलग पदार्थ थे, ये अलग पदार्थ था, ये अलग पदार्थ था। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ये पदार्थ अलग अलग नहीं है, बाकी वास्तव में क्या है? ये पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की क्या है? अवस्था है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष कोलॉइडों के बारे में। हम कोलॉइड और यहाँ कोलॉइड और विलियन का साथ में अध्ययन करेंगे। विलियन का साथ में अध्ययन करेंगे। विलियन क्या होता है? विलियन होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक होता है। जबकि कोलॉइड के अंदर हम जो दो पदार्थ मिले हुए होते हैं उनको नाम कैसे देते हैं? हम क्या देते हैं? एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक होती है प्रावस्था, एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। ये क्या होता है? प्रक्षेपण माध्यम होता है। ये दो चीजें वहां होती है। प्रक्षेपण माध्यम कौन सा होता है? जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा मात्रा में है।
और प्रावस्था कौन सी होती है, जो कम मात्रा में हो। कौन से होते हैं, कम मात्रा वाले। विलय कौन होता है, ज्यादा मात्रा वाला। कौन सा, ज्यादा मात्रा वाला। विलय कौन सा होता है, कम मात्रा वाला। अगर अच्छा इनको एक तरीके से और एक्सप्लेन किया जा सकता है, विलय वो होते हैं जो विलयन के निर्माण के दौरान अपनी प्रावस्था खो देते हैं, अपनी अवस्था खो देते हैं, जैसे चीनी अपनी अवस्था खो देती है जल में मिलता है तो। और विलायक वो होते हैं जो अपनी अवस्था बनाए रखते हैं। तो हम अवस्थाओं के आधार पर इनके प्रकार पढ़ेंगे, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोलोइड में भी पूछे जा रहे हैं, विलयन में भी पूछे जा रहे हैं। हमें इन दोनों का बढ़िया ध्यान होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम प्रक्षिप्त प्रावस्था लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं, प्रावस्था लिखते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखते हैं, प्रक्षेपण माध्यम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रक्षेपण माध्यम लिखते हैं। अब माध्यम को मैं अगर विलयन के कॉन्सेप्ट में कहूंगा तो क्या कह दूंगा, विलयन कह दूंगा। और प्रावस्था को विलय के लिए, इसको विलयन के लिए क्या कह दूंगा, विलय, विलयन के लिए क्या कह दूंगा, विलय कह दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें मेजर अपना जो काम है वो क्या काम है, देखो। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और 9। यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, माध्यम क्या हो, माध्यम हम देख लेते हैं। मान लिया क्या हो, गैस हो। दिखाई दे रहा है क्या, शायद नहीं दिखाई दे रहा, रेड कर लेते हैं पेन को। क्या हो, गैस हो, क्या हो, गैस हो, गैस हो, गैस हो, ठोस हो, ठोस हो, ठोस हो, द्रव हो, द्रव हो, द्रव हो। अच्छा, अगर प्रक्षेपण माध्यम या यहाँ विलयन मैंने नाम लिख दिया गया, यहाँ विलायक लिखना हो, ठीक है ना, विलायक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। या फिर विलायक इन अवस्थाओं में हो, विलय या प्रावस्था इन अवस्थाओं में हो। जैसे कि सबसे पहले गैस हो, गैस हो, गैस में गैस हो, गैस में द्रव हो, गैस में ठोस हो, ठोस में गैस हो, ठोस में द्रव हो, ठोस में ठोस हो, द्रव में गैस हो, द्रव में द्रव हो, और द्रव में क्या हो, ठोस हो। इन तीनों की अपने बात करते हैं। चलिए अपने नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर द्रव इस तरफ तो मैं लिखूंगा विलयन के उदाहरण। किसके उदाहरण है, विलयन के उदाहरण। इस तरफ किसके उदाहरण लिखूंगा, कोलोइड के उदाहरण लिखूंगा। किसके उदाहरण लिखूंगा, कोलोइड के उदाहरण लिखूंगा, ठीक है। बढ़िया ढंग से करिएगा, इसको याद है। यहाँ से आपको 100% ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मटेरियल, यहाँ से 100% आपको रीट में क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। 101% आपको रीट में क्वेश्चन मिल जाएगा। जो स्लाइड में आपको लिखने जा रहा हूँ, इस पे जितना भी मटेरियल करने जा रहा हूँ, यहाँ से 100% आपको क्या मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसी तरह जितने भी अपने स्पेसिफिक सिलेक्शन वाले टॉपिक डाल रखे हैं, इन सभी टॉपिक में से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। और इस तरह के बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करने वाले हैं, जो आपकी मेरिट में आने के लिए रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ से आप बढ़िया ढंग से पढ़िएगा इन क्लासेस को, सिलेक्शन वाले टॉपिक्स को सभी को बढ़िया ढंग से एक बार कर लीजिएगा। ज्यादा कोई खास डेप्थ में नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इसमें बढ़िया मटेरियल है। रीट वालों के लिए तो ये संजीवनी है। क्या है, संजीवनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। अगर आप विलयन की बात करेंगे तो द्रव में ठोस का आपको एग्जांपल क्या मिलेगा, द्रव में ठोस का आपको एग्जांपल मिलेगा H2O के साथ है। हम चीनी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, चीनी में जो मिलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सल्फर का एल्कोहल में, सल्फर का एल्कोहल में, अब याद रखना सल्फर का एल्कोहल में विलयन है, ना कि कोलोइड है। यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत आसान चीजें हैं, 9th क्लास का टॉपिक है, दे भी रखी है सारणी, इसीलिए बता रहा हूं। द्रव में द्रव का एग्जांपल, द्रव में द्रव का एग्जांपल क्या है आपके पास, आप क्या मिलाते हैं, जल के साथ एल्कोहल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जल के साथ है एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है। द्रव में गैस का एग्जांपल, द्रव में गैस का एग्जांपल क्या है आपके पास, आप ये सोडा वाटर जो होते हैं इनकी बात कर सकते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं, इनकी बात कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं। ठोस में ठोस का एग्जांपल ये होती है मिश्र धातु। क्या होती है, मिश्रातु होती है, मिश्र धातु। ठोस में द्रव का एग्जांपल
जो आप जितनी भी मिश्रातु पढ़ते हैं उन मिश्रातु के साथ अगर क्या मिला हो, मरकरी मिला हो। मरकरी आपको मालूम है लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये अमलगम की कहानी होगी। किसकी कहानी होगी? अमलगम की कहानी होगी। ठीक है। ठोस में गैस, ठोस में गैस प्लेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, इस बात को याद रखेंगे। गैस में ठोस, गैस में ठोस का मिश्रण आप देखेंगे, गैस में ठोस का आप मिश्रण देखेंगे, गैस में ठोस का मिश्रण बढ़िया एग्जांपल है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कपूर का, नाइट्रोजन में कपूर बढ़िया एग्जांपल है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को, गैस में ठोस का। ठीक है। इसके अलावा गैस में द्रव का एग्जांपल, गैस में द्रव का एग्जांपल है N2 प्लस CHCl2। इसके अलावा जो वाष्पीकरण है वो भी इसी की प्रक्रिया है। गैस में ठोस आप ऊर्ध्वपातन में डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? ऊर्ध्वपातन भी, जैसे कि ऊर्ध्वपातन किसका होता है? NH4Cl का होता है। आयोडीन का भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, याद रखेंगे इस बात को। गैस में गैस का एग्जांपल जो आपके सामने ये वातावरण है, ये इसी का उदाहरण है, इसी का ही उदाहरण है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कोलॉइड की। द्रव में ठोस, द्रव में ठोस की बात कर रहे हैं। ये कौन है? ये होता है पेंट। कौन होता है? पेंट, यानी जिसके भ्रंग की बात करते हैं। और कौन है? और दलदल। और कौन है? दलदल। और कौन है? स्टार्च सोल। और कौन है? स्टार्च सोल। और कौन है? प्रोटीन सोल। और कौन है? प्रोटीन सोल। और कौन है? गोंद सोल। और कौन है? गोंद सोल। बढ़िया ढंग से याद रखेंगे, सारे इसी के एग्जाम्पल है। द्रव में द्रव का उदाहरण कौन है? दवाइयां। कौन है? दवाइयां। या फिर आपका जो दूध है वो। और ये किसका, इसको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। ठीक है। द्रव में गैस का उदाहरण, द्रव में गैस का उदाहरण आप बात करेंगे द्रव में गैस के उदाहरण के तौर पर ये जो साबुन के झाग होते हैं, किसके झाग होते हैं? साबुन के झाग, साबुन के झाग। या फिर फेंटी गई क्रीम के झाग, फेंटी गई क्रीम के झाग, के झाग। झाग आ रहे हैं तो ये वास्तव में इसको बोलते भी क्या है? झाग ही बोलते हैं। ठोस में ठोस का एग्जाम्पल, ठोस में ठोस का आपको मिलेगा विभिन्न रत्न, विभिन्न रत्न। रत्न आते हैं ना जो अलग अलग, आपने देखे होंगे नीलम रूबी वगैरह ये। और साथ में खनिज, साथ में क्या? खनिज। ठीक है। ठोस में द्रव का एग्जाम्पल, ठोस में द्रव का एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठोस में द्रव का एग्जाम्पल आप देखेंगे जो जेल होती है। क्या होती है? जेल। यानी कि कौन आ गया? पनीर आ गया। कौन आ गया? पनीर। यानी कौन आ गया? दूध आ गया। यानी कि कौन आ गया? पनीर, दूध, सॉरी दूध तो हमने किस में डाला है? यहाँ इमल्सन में आ गया। पर दूध नहीं है, मक्खन है। कौन है? मक्खन है, दूध जैसा। दूध के जैसा कौन है? दही है। दूध के जैसा कौन है? दही है। दूध यहाँ है, दही यहाँ है। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा बूट पॉलिश। इसके अलावा कौन है? बूट पॉलिश। ठीक है। आप इनको बढ़िया ढंग से याद कीजिएगा। ठोस में गैस का उदाहरण, ठोस में गैस का उदाहरण आप बात कीजिए केक की। आप बात कीजिए किसकी? केक की। सूखे समुद्री झाग, सूखे समुद्री झाग। ठीक है। समुद्री झाग जो है आपको पंसारी की दुकान पे भी मिलते हैं, देख लेना जाके कैसे होते हैं, वो इसी तरह की अवस्था के होते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कोलोडी क्या होते हैं। सूखे समुद्री झाग आ गए। और इसके अलावा केक आ लिया। एक ये जो ब्रेड होती है, फुल्ली हुई ब्रेड, ये भी इसी का उदाहरण है। कोलोइड है ये। क्या है? कोलोइड। अब आता है गैस में ठोस। गैस में ठोस कौन है? गैस में ठोस है धुआं, धूल का तूफान, धूल का तूफान। और ये जो कार्बन के कण होते हैं ना, ये भी इसी में ही आते हैं जो पर्यावरण में होते हैं। गैस में द्रव का एग्जाम्पल, गैस में द्रव का एग्जाम्पल, गैस में द्रव का एग्जाम्पल, गैस में द्रव का एग्जाम्पल है बादल। कौन है? बादल। और कौन है? कोहरा। और कौन है? कोहरा। और जिको वर्तमान में धुंध पड़न लग रही है और रठ, धुआं धावट दिखला रठ। और रठ क्या उदाहरण है? उदाहरण कोलोइड का उदाहरण है। गैस में गैस जो है कोलोइड नहीं हो सकता, ये हमेशा ही विलीन होता है। हमेशा ही क्या होता है? विलीन होता है। आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर प्रक्षेपण माध्यम, जो भी गैस दे रखे हैं प्रक्षेपण माध्यम, वो सारे एरोसोल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? एरोसोल। तो ये कौन सा है? ये द्रव एरोसोल है। कौन सा है? द्रव एरोसोल। कौन सा है? द्रव एरोसोल। कोलोइड की बात कर रहा हूं। और ये कौन सा है? ये ठोस एरोसोल है। कौन है? ठोस एरोसोल। अब इस स्लाइड पर सनकी कौन ठा पड़े? सगज का मैं बोलने लग रही हूँ, सगे सगे थे लिखण लग रहा हूँ, जदी ठा पड़ा हो क्यों कह इतो टाइम को नहीं कह मैं सुना सुना छापूं थे कोई
प्रिंटिंग करूं, इतो टाइम को नहीं आपना करना, ठीक है। और चलो ठीक है। ठोस का ठोस में इसको बोलते हैं सोल। इसको क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। सॉरी, इसको हम बोलेंगे ठोस सोल। क्या बोलेंगे? ठोस के ठोस में ठोस सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस सोल। और ठोस में द्रव जो है, ठोस में जो द्रव है, ठोस में जो द्रव है, ठोस में द्रव, इसको बोलेंगे द्रव सोल। क्या बोलेंगे? द्रव सोल बोलेंगे, ठीक है। और क्या आ गया? और चलिए, ठीक है, झाग आ लिए, जेल जेमी आ गया, ठीक है। इन चीजों को आप बढ़िया ढंग से देखेंगे। इसके बाद प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर, प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कुछ नाम दे रखे हैं, उन नाम की बात कर लेते हैं। प्रक्षेपण माध्यम अगर क्या हो? बेंजीन हो। क्या हो? बेंजीन हो, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा सोल है? बेंजोसोल। बहुत आसान है, बेंजोसोल। अगर एल्कोहल हो, क्या हो? एल्कोहल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोसोल। क्या बोलेंगे उसको? एल्कोसोल बोलेंगे। अगर अभी मैंने कहा था अगर गैस हो तो वो होता है एरोसोल। क्या होता है? एरोसोल। और अगर क्या हो? जल हो, अगर क्या हो? जल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोसोल। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोसोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से, आपका रक्त जो है वो एक तरह का कोलोइड है। रक्त एक तरह का क्या है? कोलोइड है। रक्त कोलोइड है। और अगर कोई पूछ ले कि रक्त कौन सी श्रेणी में आएगा, इनमें से कौन सी श्रेणी में रक्त आएगा, तो रक्त में द्रव ज्यादा अवस्था में होता है तो वो प्रक्षेपण माध्यम है। और ठोस, द्रव में ठोस, ठोस जो कॉर्पसल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये वहां ठोस अवस्था में होते हैं। तो द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, यहाँ यहाँ कौन आएगा? रक्त आएगा। यही कौन आएगा? रक्त आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी कोलोइड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर आपको सभी पर एक ही तरह का आवेश मिलेगा। एक ही तरह का आवेश मिलेगा, एक ही तरह का आवेश। अगर वो आवेश क्या हो? धनावेश हो, तो वो धनात्मक कोलोइड है। अगर सभी पर ऋणावेश है तो वो कैसा कोलोइड है? ऋणावेशित कोलोइड है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि इन कोलोइड को अगर हमें क्या करना हो? स्कंदित करना हो, यानी इन पार्टिकल्स को नीचे बिठाना हो। क्या करना हो? इन पार्टिकल्स को नीचे बिठाना हो। अच्छा, ये भी एक कारण है कि अलग अलग एक ही तरह का चार्ज होने की वजह से हमेशा ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं जाते, ऊपर बने रहते हैं पूरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे द्रव के अंदर या पूरे के पूरे प्रक्षेपण माध्यम के अंदर बने रहते हैं, नीचे नहीं जाते, एक तरह का चार्ज होने की वजह से। तो अगर हमें इन्हें नीचे लेकर जाना है, यानी इन्हें स्कंदित करना है, क्या करना है? स्कंदित करना है। इफ यू वांट टू कोगुलेट देम लाइक एग, तो हमें क्या करना होता है? हमें कुछ इसमें विद्युत अपघट्य मिला सकते हो। आप इसमें क्या मिला सकते हो? विद्युत अपघट्य मिला सकते हो। विद्युत अपघट्य मिलाने से क्या होगा? अब जैसे कि एक बड़ी एग्जांपल बताता हूँ आपको। रक्त आया, कहीं चोट लगी हल्की सी, उस पर रक्त आया, रक्त आने पे फिटकरी लगा दी, फिटकरी लगाने से रक्त का बहाव रुक गया, वहां वो जम गया रक्त। क्यों जम गया? थक्का बन गया उसका। क्यों बन गया वहां? क्योंकि आपके पास जो फिटकरी है, फिटकरी क्या होती है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब ये जैसे ही यहाँ आएगी, एक तरह से उसके ऊपर वाटर ऐड हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वाटर ऐड होने से इसमें क्या मिल जाएंगे आपको? पोटेशियम मिल जाएंगे, सल्फर मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, और सल्फेट मिल रहा है। मतलब आपको आयन मिल रहे हैं, और आयन मिल गए तो ऑपोजिट आयन के साथ मिलकर रक्त क्या हो जाएगा? स्कंदित हो जाएगा। ऑपोजिट आयन के साथ मिल गया तो चार्ज खत्म और वो नीचे बढ़ जाएगा, इसी के साथ रक्त का थक्का जम जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो ये बट्टे वगैरह होते हैं जहां से धुआं निकलता है, इस धुएं को हम क्या कर सकते हैं? इस धुएं के पास अगर हमने क्या लगा दिया? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ लगा दिया, जहां एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ है नेगेटिव चार्ज है, तो वो धुआं जो निकल रहा है उसमें जो कोलोइड वाले पार्टिकल्स हैं जो खराब करते हैं, जैसे कि कार्बन के पार्टिकल हैं, तो वो क्या करेंगे? ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहीं रह जाएंगे, केवल जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह भी क्या किया जा सकता है? शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। कोलोइड के बारे में अपनी जानकारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन के जो एग्जाम्पल है उनको तो हम देख चुके हैं। सहतृप्त विलयन, असहतृप्त विलयन, अति सहतृप्त विलयन, इनके बारे में आप जानते होंगे, इनके बारे में हम बात नहीं करने वाले। आसान चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे जो आपने पढ़ रखी है। मैं बात करूंगा विलयन में। अगर क्या हो? विलयन में हम पढ़ते हैं क्या हो? विलायक प्लस विलेय होता है, विलायक प्लस विलेय होता है।
अगर आप इसमें क्या मिला दो, विलय क्या हो, ए व सुशील हो, विलय क्या हो, ए व सुशील हो, तो यहाँ कुछ आपको चीजें अलग देखने को मिलती है। विलियन के कुछ गुणधर्म बन जाते हैं फिर, जिन्हें हम पढ़ना पड़ता है हमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। और ये सारे गुणधर्म जो है इन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। कौन से गुणधर्म कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स में बताया भी था, लेकिन वहां 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 4-5 इसके बारे में, हम डेरिवेशन नहीं देखने वाले, हम केवल ऊपर ऊपर की चीज उठाएंगे जो हमारे लिए काम की हो। अणुसंख्या गुणधर्म जिन्हें हम कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। विलय को मैं क्या मान लेता हूं, बी, और विलायक को क्या मान लेता हूं, ए। ध्यान रखना है इस बात को। तो अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो पहला अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। तो ये बात ध्यान रखना, अवनमन, कि जब भी आप आपके विलायक में अवाष्पशील विलय मिल जाता है तो उसमें अवनमन आ जाता है। अवनमन मतलब कमी आ जाती है। यानी कि आपने अगर नमक डाल दिया पानी के अंदर तो नमक की वाष्प थोड़ी बनती है, तो इसकी वजह से उसका जो वाष्प दाब है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसकी वजह से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दूसरा टॉपिक रहने वाला है, दूसरा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब है बढ़ जाना, उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी होना। तो उसमें क्या हो जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, लेकिन क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा इसके साथ गुणधर्म है हिमांक, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक अवनमन मतलब कमी। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ जाएगी, जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां रेडिएटर के अंदर जो पानी डाला जाता है, तो वो पानी जो है वो तो आपको मालूम है कि जब 0 टेम्परेचर पे आएगा तो वहां आयतन ज्यादा होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ये जो आपने पढ़ा होगा कि जो पानी को सप्लाई करने वाली जो पाइप होती है, इन पाइप में भी दरारें आ जाती है, लीक करनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बर्फ बन जाता है वो पानी सर्दियों के अंदर, और उसका आयतन ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। तो ज्यादा जगह होने की वजह से दरारें आ जाती है इन पाइप के अंदर, चाहे वो पाइप किसी की हो, कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन पानी की पावर जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो रेडिएटर भी फट जाएगा। और फरारी को कोई रेडिएटर ले आओगे तो आंख को नहीं आ जाएगी, इं थोड़ी लाई जे मुंह चक गए, क्यों लियो फिर का बीएमडब्ल्यू को गल पानी, बीएमडब्ल्यू को रेडिएटर ले आओगा, ले आई जी। तो के करा बिंगमा इथाइलिन ग्लाइकोल मिलावा, के मिलावा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने से क्या हो जाएगा, अब हिमांक कम हो जाएगा और वो जल्दी से पानी जमेगा नहीं, आपका रेडिएटर बचा रहेगा। चौथा है प्रासरण दाब, चौथा क्या है, प्रासरण दाब। मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं, बड़े बड़े दौर पे चीजें, ठीक है। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन का आप सूत्र याद रखेंगे, पी नोट ए माइनस पी ए। ये शुद्ध विलायक हो, और ये अगर उसमें नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलय मिलाया गया हो, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स बी, यानी कि मोल भिन्न है, किसकी मोल भिन्न है, बी यानी विलय की मोल भिन्न, और पी नोट ए इनके बराबर होगा। अच्छा, पी नोट ए माइनस पी ए, ये तो हो गया डेल पी, यानी वाष्प दाब में कितना परिवर्तन आ रहा है, तो डेल पी लिख दिया, और बटे में पी नोट ए को ले जाओ। तो पी नोट ए के सापेक्ष अगर आप वाष्प दाब अवनमन पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ये बोलेंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल भिन्न के बराबर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा पूछेगा किसके भिन्न के बराबर होता है, किसके बराबर, विलय की मोल भिन्न के बराबर, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के बराबर है। क्वथनांक उन्नयन, अब क्वथनांक है इसका मतलब टेम्परेचर है, ये एक तरह का क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है उसको लिख दिया डेल से, डेल टी हो गया। और क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने यहां लगा दिया बी, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट लगा दिया के बी, और मल्टीप्लाई कर दो एम से, एम क्या है यहाँ, मोललता, एम क्या है यहाँ पे, मोललता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ डेल टी, ये भी टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, हिमांक में चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखूंगा इसके लिए, एफ लिखूंगा फ्रीजिंग के लिए, ठीक है। इससे मालूम हो जाएगा ये क्या है, हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है, ठीक है। लगाना क्या है, यहाँ के एफ लगाओ, एफ के लिए कांस्टेंट, फ्रीजिंग के लिए एफ हो जाएगा, और लगेगा क्या, मोलिलिटी के लिए मोललता लगेगी, क्या लगेगी, मोललता लगेगी, ठीक है। प्रासरण दाब के बारे में हम कल कर चुके हैं। प्रासरण दाब का क्या होता है, प्रासरण दाब का आप PV इक्वल टू NRT याद रखो, क्या रखो, PV इक्वल टू NRT याद रखो, और PV पी की जगह क्या कर दो, पाई कर दो। पाई क्या होता है, प्रासरण दाब होता है, क्या होता है, पाई प्रासरण दाब होता है। पाई V इक्वल टू NRT, और क्या बन जाएगा यहाँ से, पाई इक्वल टू NRT अपॉन
वी। और मैंने आपको कल की प्राशन वाली क्लास में बताया था, N अपॉन वी क्या होती है, मोलरता होती है। क्या होती है, मोलरता। और मोलरता में क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है, आयतन आ रहा है। आयतन जो होता है वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है, यानी कम ज्यादा होता है। तो परासरण एक ऐसी क्रिया है जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से विलियन से एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप HNO3 को 68% से ज़्यादा प्योर नहीं कर सकते। किसको, HNO3 को। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब ये 68% का जो वॉल्यूशन, जो टेम्परेचर 68% का जो HNO3 का सॉल्यूशन है वो स्थिर क्वांटीय मिश्रण है। कैसा, स्थिर क्वांटीय मिश्रण। स्थिर क्वांटीय मिश्रण मतलब कि अब 68% H2O, 68% HNO3 और 32% H2O दोनों एक ही टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ करेंगे, एक ही टेम्परेचर बाहर निकलेंगे। अब अगर आप गर्म करोगे तो दोनों साथ साथ बाहर निकलेंगे, तो इससे ज्यादा प्योर नहीं मिल सकता। चलिए दोस्तों, ये इतना डिटेल है, इस डिटेल को बढ़िया ढंग से पढ़ लेना। यहाँ से आपको 18 तारीख को क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट इसी ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।